नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। साइंस टेक में जो आज की करंट अफेयर्स हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपका निसार उपग्रह की। और निसार का मतलब यहां पर है नासा सिंथेटिक इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो निसार जिसको हम बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आपको पता है यहीं से सारी लॉन्चिंग होती है, ठीक है ना। ये हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है। तो 30 जुलाई 2025 को प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च किया गया। और ये जो निसार उपग्रह है अब तक का दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह, और इस उपग्रह को बनाया है नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। और ये जो अभियान है ये 2014 से ही ये अभियान चल रहा था, यानी कि 2014 में इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुआ था। निसार की जो बहुत ज्यादा उपयोगिता की अगर हम बात करें तो ये निसार उपग्रह जटिल प्रक्रियाओं पर लगभग रियल टाइम डेटा को प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया, जो कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में आए व्यवधान, बर्फ की चादर का टूटना, ग्लेशियर का पिघलना, प्राकृतिक खतरे, समुद्र स्तर में वृद्धि और भूजल संबंधी जो मुद्दे हैं, भूजल से संबंधित जो समस्याएं हैं, इन सब की ये मॉनिटरिंग करेगा। और यह उपग्रह लगभग पूरी सतह और बर्फीले सतहों का हर 12 दिन में 2 बार ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। और ये जो उपग्रह है यह उपग्रह 2392 किलोग्राम का उपग्रह है। और इस उपग्रह का जो जीवन काल होता है वह लगभग 5 वर्ष है। और इसको पृथ्वी से 734 किलोमीटर दूर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। जनरली जितने भी मौसम उपग्रह होते हैं तो निसार भी क्या है, एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मौसम उपग्रह है, जो पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेगा, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेगा, जिसको नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। लेकिन ये उपग्रह दूसरे उपग्रह की तुलना में थोड़ा सा अलग अलग इसलिए है कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो 2 प्रकार के, एक को हम बोलते हैं एक्टिव और दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होते हैं ये खुद से रडार तरंगों को भेजते हैं और फिर उनको रिसीव करते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये दिन में भी काम करते हैं और रात में भी कार्य करते हैं। यानी ये ऑप्टिकल इमेजिंग पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या, रडार इमेजिंग पे कार्य करते हैं। रडार इमेजिंग का तात्पर्य होता है कि ये खुद से रडार तरंगों को भेजते हैं और उनको रिसीव करते हैं। जबकि दूसरे टाइप्स का उपग्रह होता है जिसको हम बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से टकराकर उपग्रह तक पहुंचती है तब वो उनका इमेज लेते हैं। तो निसार एक प्रकार का एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जो ऑप्टिकल इमेजिंग के बजाय कौन सा, रडार इमेजिंग का उपयोग करता है। और इस निसार को मिलकर बनाया है किसने, इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। उपग्रह का वजन 2392 किलोग्राम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जितने भी मौसम उपग्रह होते हैं सब के सब पोलर ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया जाता है मैक्सिमम। इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात इसमें बात यह है कि जितने भी मौसम उपग्रह हैं भारत से एक विशेष यान के द्वारा भेजे जाते हैं जिनका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यह पहला ऐसा मौसम उपग्रह है जिसको GSLV से भेजा गया है, जिसका नाम है GSLV F16। अब ये जो आपका उपग्रह है नासा और इसरो ने इसको मिलकर विकसित किया है। और इस उपग्रह में
दो विशेष प्रकार के ट्रांसपोंडर्स लगे हुए हैं। ट्रांसपोंडर्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो तरंगों को रिसीव भी करती है और तरंगों को भेजती भी। जैसे आपका मोबाइल मैसेज को रिसीव भी करता है और मैसेज को भेजता है। तो इस उपग्रह में दो प्रकार के बैंड लगाए गए हैं, ट्रांसपोंडर्स लगाए गए हैं। एक को हम बोलते हैं एल बैंड और दूसरे को हम बोलते हैं एस बैंड। तो एस बैंड का निर्माण किया है इसरो ने और एल बैंड का ट्रांसपोंडर का निर्माण किया है किसने? नासा ने। ठीक है ना? तो दो बैंड लगा हुआ है, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है ना? और इनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि ये जो होते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार, इनमें जो एल बैंड और एस बैंड लगाया गया है, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज और 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। और इसी फ्रीक्वेंसी के कारण ये पृथ्वी के जटिल परिस्थितियों का भी आकलन करने में सक्षम। और इस उपग्रह को भेजने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो बदलाव हो रहा है उनकी निगरानी करना, पृथ्वी के वन बायोमास का मापन करना, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना या ग्लेशियर का पिघलना, मिट्टी की नमी को मापना, भूजल की स्थिति का पता लगाना और पृथ्वी और बर्फ के 3D सतही मानचित्र तैयार। ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। और इस उपग्रह का जो जीवन काल है वो लगभग 5 वर्ष है, जबकि अमूमन जितने भी मौसम उपग्रह होते हैं, इन सभी मौसम उपग्रह का जो जीवन काल होता है वो लगभग 7 वर्ष के आसपास होता है। लेकिन जो निसार का समयावधि है वो कितने साल है आपका? लगभग 5 वर्ष है। और वर्तमान समय में ये जो उपग्रह है, यह उपग्रह इमेज भेजना शुरू कर दिया, निसार उपग्रह। ठीक है? अगर हम इसके आगे की बात करें तो इस मिशन में लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया। लगभग कितना? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया है, जिसमें 90 मिलियन डॉलर का जो राशि है वो भारत ने दिया। और इससे जो भी सूचनाएं मिलेंगी उन सूचनाओं को पर्याप्त रूप से भारत और अमेरिका दोनों को क्या किया जाएगा? साझा किया जाएगा। ठीक है ना? अब इस उपग्रह के लॉन्चिंग से अगर हम ये देखें कि वास्तव में निसार का महत्व क्या हो, तो निसार के महत्व में जो पहली महत्व है कि हमारी इसमें तकनीकी उपलब्धि है, यानी कि एक ही उपग्रह पर 2 सिंथेटिक एपर्चर रडार लगे हुए हैं और ये एक प्रकार का अलग इंजीनियरिंग उपलब्धि है। और ये जो रडार है, इसके लिए जो भी प्रणालियां इस्तेमाल की गई हैं उसके लिए कोई विशेष हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया गया है और ये प्रॉपर फ्री होकर क्या करते हैं? पृथ्वी की मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरी अगर हम इसकी देखें उपलब्धि, अगर हम परिशुद्धता की बात देखें तो ये हर मौसम में कार्यरत है, दिन में भी कार्यरत है, रात में भी कार्यरत है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, यानी ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते। ठीक है? तीसरी जो इसकी उपलब्धि है हो सकती है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन, यानी कि सघन वनस्पतियों को भेदने की, यानी कि भेदने की इनके अंदर क्षमता होती है, क्योंकि किसका इस्तेमाल करते हैं? रडार वेव का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो वन बायोमास है और कार्बन सामग्री को मापना आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही कौन सी वनस्पतियां इस समय जलमग्न हो चुकी हैं उनका भी आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है। इस निसार उपग्रह का उपयोग कृषि अनुप्रयोग में भी हो सकता है, जैसे कि मिट्टी की नमी ज्ञात करना, फसलों की वृद्धि नाप करना, भूमि उपयोग के पैटर्न का पता लगाना। इसके अलावा इस निसार उपग्रह का हम उपयोग आपदा प्रबंधन में भी कर सकते हैं। ठीक है ना? केवल कुछ मिलीमीटर के भू परिवर्तन को मापने की क्षमता के साथ निसार उपग्रह जो है भूकंप, तटीय कटाव, भूजल परिवर्तन, वन बायोमास और बांध सुरक्षा की निगरानी करने में भी सहायता करेगा, जिससे जलवायु अनुसंधान और इसके अलावा आपदा प्रबंधन दोनों के क्षेत्रों में इससे क्या हो सकता है?
लाभ हो सकता है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन जो भी होगा उसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी मिलेगी, यानी ग्लेशियरों की गतिविधि, उनका पिघलना या पिघलते हुए बर्फ की चादर की निगरानी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जो निसार उपग्रह है, ये निसार उपग्रह आपके शहरी नियोजन में भी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि शहरों की जो योजना है, विशेष तौर से शहरी विकास, उनके बुनियादी ढांचे और उनकी स्थिति पर भी क्या किया जा सकता है, नजर रखी जा सकती है। और इसके अलावा इसके लॉन्चिंग से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, वो ये है कि भारत अंतरिक्ष में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या करना, उभरने वाला है, ठीक है ना। यानी यह भारत को पृथ्वी अवलोकन के लिए वैश्विक पहचान दिलाएगा और भविष्य के जितने भी संयुक्त मिशन हैं और उच्च तकनीकी वाले जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं, उनके लिए एक बेहतर मार्ग को क्या करेगा, प्रशस्त करेगा, ठीक है ना। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में ये यहां पर मैसेज भेजना शुरू कर चुका है और ये प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी का क्या करेगा, पूर्ण अवलोकन करेगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो चर्चा की कि इस निसार का महत्व क्या है, पहली तकनीकी उपलब्धता, दूसरा परिशुद्धता, तीसरा पर्यावरण अध्ययन, शहरी नियोजन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आता है सार, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यह किस प्रकार का है, एक प्रकार का सक्रिय रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है ना, जो खुद क्या करेगा, किरणों को पृथ्वी की तरफ भेजेगा और फिर उनको रिसीव करके उनके संकेतों को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो ये ऑप्टिकल इमेजिनरी का कार्य नहीं करता है, बल्कि कैसा करता है, रडार इमेजिनरी का काम करता है। और ये जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, इस सिंथेटिक एपर्चर रडार में एक छोटा एंटीना उपग्रहों की तरह गतिशील आधार रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक प्रतिध्वनि थोड़ी अलग स्थिति रिकॉर्ड की जाती है, सटीक समय और चरण जानकारी के साथ उन्हें एक साथ जोड़कर सॉफ्टवेयर सैकड़ों मीटर लंबे एक एंटीना की नकल करने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। यानी कि अगर हमको इसी प्रकार की निगरानी अगर हमको करनी होती तो हमको एक बड़े एंटीना की जरूरत पड़ती, लेकिन इस सिंथेटिक एपर्चर रडार में जो 2 प्रकार के ट्रांसपोंडर्स लगाए गए हैं, तो वो एक छोटे एंटीने की तरह कार्य करते हैं और इनसे जो आंकड़े मिलते हैं, इन आंकड़ों को एक साथ जोड़कर सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर लेते हैं, स्थिति का आकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये संयुक्त परियोजना, और इस संयुक्त परियोजना से भारत की अंतरिक्ष में एक धाक महसूस हुई है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। यानी कि इनके अनुप्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, आर्कटिक हिमखंडों का अध्ययन, संवेदनशील दलदलों में तेल रिसाव या अलास्का की आर्द्र भूमि का भी मानचित्रीकरण कर सकते हैं। तो एक शब्दों में आप यहां पे समझ लीजिए कि निसार उपग्रह वही काम कर रहा है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करता है, यानी कि दूर संवेदी उपग्रह जो कार्य करता है। बट अब जो कार्य करेगा निसार, उन दूर संवेदी उपग्रहों के कार्य को थोड़ा सा और विस्तार से करेगा, यानी इमेज को और माइन्यूट लेवल पर जांचेगा, परखेगा और बेहतर इमेज लेगा, ताकि हमको पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में और मदद मिलेगी और जो भी जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो ये मिशन नासा और इसरो का, और इसीलिए इसको बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, या संक्षेप में इसको हम बोलते हैं निसार उपग्रह मिशन, या हम कह सकते हैं मिशन निसार उपग्रह। थैंक यू।